Hi friends, welcome to the channel JIV and CIV Made Simple. So this is our MCQ session, unit number 29 of BFM based on liquidity management. So let's begin our today's session with the first question that we have. What are the two primary objectives of asset liability management? The first point is first option is profitability and marketing. तो फ्रेंड्स देखिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो एलएम का है वो प्रॉफिटेबिलिटी मार्केटिंग तो नहीं है, मार्केटिंग डायरेक्ट फोकस नहीं होता है एलएम का, प्राइमरी फोकस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दूसरा है प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी, मतलब ये यहाँ क्या कर रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी जो है दो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है एलएम का, बिल्कुल सही बात है। प्रॉफिटेबिलिटी क्या इंश्योर करता है कि जो इंस्टीट्यूशन है वो पैसा कमा रहा है, और जबकि लिक्विडिटी क्या इंश्योर करता है कि कैश और एसेट को हम आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए। तो प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब मैंने क्या बताया कि मेकिंग मनी, और लिक्विडिटी का मतलब क्या मैंने आपको बताया कि क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश में क्विकली कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी पे आते हैं तो कह रहा है लिक्विडिटी एंड एफिशिएंसी। तो लिक्विडिटी जो है एलएम का की ऑब्जेक्टिव होता है, राइट, लेकिन एफिशिएंसी एक प्राइमरी फोकस नहीं होता है। एलएम का मतलब ये होता है दोस्तों कि हम बैलेंस को ऑप्टिमाइज करें। एलएम इज मोर अबाउट ऑप्टिमाइजिंग द बैलेंस बिटवीन एसेट एंड लायबिलिटी, ठीक है। तो एलएम बेसिकली ऑप्टिमाइज करने का होता है एसेट एंड लायबिलिटी का, ठीक है, ताकि हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और गोल को अचीव कर सकें। और डी कर रहा है एफिशिएंसी एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो ये ऑप्शन के अंदर एफिशिएंसी और रिस्क मैनेजमेंट कहा जा रहा है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, लेकिन एलएम का जो कोर गोल है ना वो प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी के रॉन्ग सेंटर्ड है। तो सिंपल भाषा में कहें कि प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी एलएम इंश्योर करता है कि प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी दोनों के बीच में बैलेंस रहे। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, पैसा कमाना। लिक्विडिटी का मतलब क्या हुआ, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, ठीक है, ताकि हम फाइनेंशियल कमिटमेंट को कवर कर सकें। इन दोनों के बीच में क्या रहे, बैलेंस रहे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। व्हाट डज लिक्विडिटी रिस्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरीली स्टेम फ्रॉम। तो सवाल है कि लिक्विडिटी रिस्क जो है कहां से आता है। पहला ऑप्शन कर रहा है इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस। समझिए इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए दोस्तों इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस जो है लिक्विडिटी को तो अफेक्ट करता है, लेकिन लिक्विडिटी रिस्क जो है ऑरिजिनेट कहां से होता है कि क्या क्षमता है कि हम एसेट को कैश में क्विकली कन्वर्ट कर सकें। ओके, व्हाट इज द एबिलिटी टू क्विकली कन्वर्ट एसेट टू कैश, एबिलिटी टू कन्वर्ट एसेट टू कैश। इससे हमारा क्या आता है, इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस जो है लिक्विडिटी को तो अफेक्ट करता है, लेकिन लिक्विडिटी रिस्क आता कहां से है, तो कितना क्षमता है कि हम एसेट को कैश में बदल सकें ताकि अपने ऑब्लिगेशन को मीट कर सकें। तो ऑप्शन बी पे आते हैं क्वालिटी एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। ये बिल्कुल सही जवाब है। देखिए लिक्विडिटी रिस्क कहां से आता है, कितना आसानी से ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने एसेट को, अपने लायबिलिटीज को कैश में बदल सके, वही कह रहा है ना, क्वालिटी एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। तो यदि कोई एसेट एंड लायबिलिटी आसानी से मार्केटेबल नहीं होगा तो इस कारण से लिक्विडिटी के चैलेंजेस आएंगे और लिक्विडिटी रिस्क वहीं पे आएगा। तो लिक्विडिटी रिस्क आता कब है कि जब हमारा जो एसेट है, हमारा जो लायबिलिटीज है उसका मार्केटेबिलिटी है ही नहीं, राइट, तो वहां पे आता है हमारा लिक्विडिटी रिस्क। तीसरा पॉइंट कर रहा है कि रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस। देखिए रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस बहुत जरूरी है ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ के लिए, लेकिन ये लिक्विडिटी रिस्क का प्राइमरी सोर्स नहीं है, राइट। एंड ऑप्शन डी क्या कर रहा है, ऑप्शन डी कर रहा है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो दोस्तों टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है हमारे लिक्विडिटी रिस्क का भी डायरेक्ट कॉज नहीं होता है। लिक्विडिटी रिस्क क्लोजली टाइड अप होता है लिक्विडिटी से और ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटेबिलिटी से। देखिए दोस्तों अल्टीमेटली हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्यों है, क्योंकि दोस्तों लिक्विडिटी रिस्क का मतलब ही होता है कितनी आसानी से कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एसेट एंड लायबिलिटी को कैश में बदल सके जब उसे जरूरत हो। तो यदि ये एसेट या लायबिलिटी आसानी से ट्रेडेबल नहीं होंगे तो इस कारण से लिक्विडिटी चैलेंज आएगा ही आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। सो दिस इज द परफेक्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ पार्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक डिस्टिंग्विशेस लिक्विडिटी रिस्क फ्रॉम अदर रिस्क सच एज इंटरेस्ट रेट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, टेक्नोलॉजिकल रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। यानी दोस्तों सवाल ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि लिक्विडिटी रिस्क को दूसरे रिस्क से डिस्टिंग्विश करता है, जैसे इंटरेस्ट रेट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, टेक्नोलॉजी रिस्क। पहला ऑप्शन कर रहा है इट इज इनहेरेंट इन एवरीडे मैनेजमेंट। मतलब दोस्तों ये सही जवाब है कि लिक्विडिटी रिस्क हमारे एवरीडे मैनेजमेंट का हिस्सा होता है। इसके अंदर हम इंश्योर करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के पास कैश है, एसेट है, जिसको हम क्विकली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में ताकि अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को मीट कर सकें। दूसरा ऑप्शन कर रहा है इट थ्रेटन द सॉल्वेंसी ऑफ बैंक। मतलब क्या हुआ, लिक्विडिटी रिस्क तो एक सीरियस
कंसर्न है ही है, लेकिन सॉल्वेंसी रिस्क ज़्यादा रिलेटेड होता है इंस्टीट्यूशन की ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ से और क्या क्षमता है कि हम लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन को मीट कर सकें। तीसरा ऑप्शन कर रहा है इट इज इजीली मैनेजेबल। देखिए दोस्तों, लिक्विडिटी रिस्क इनहेरेंट तो है, लेकिन हमेशा आसानी से मैनेजेबल नहीं होता है। इसमें आपको केयरफुली प्लानिंग करना होगा, मॉनिटरिंग करना होगा, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड को मीट कर सके। तो ये जो कह रहा है कि इजीली मैनेजेबल, ये गलत है। और नेक्स्ट कह रहा है हमारा कि इट इज अनरिलेटेबल टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो मतलब क्या हुआ कि इसमें कहा जा रहा है कि लिक्विडिटी रिस्क जो है रिलेटेड होता है हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, क्योंकि ये जो है इसके अंदर हम कैश के अवेलेबिलिटी को मैनेज करते हैं, तो ये अनरिलेटेड तो ये नहीं होगा। और ये कह रहा है थ्रेटन द सॉल्वेंसी, ये भी गलत है। देखिए दोस्तों, लिक्विडिटी रिस्क एक सीरियस कंसर्न है, लेकिन ये हमेशा इंसॉल्वेंसी को इंप्लॉय नहीं करता। ठीक है, सॉल्वेंसी रिस्क जो है इंस्टीट्यूशन की ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ से रिलेटेड है। तो सिंपल भाषा में बात करें, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। मतलब क्या हुआ कि लिक्विडिटी रिस्क कांस्टेंट कंसर्न होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, जिसमें अटेंशन चाहिए होता है मैनेजमेंट का, ताकि स्मूथ फाइनेंशियल ऑपरेशन हो सके। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। व्हाट इंपैक्ट डिड बैंक फेलियर एंड लिक्विडिटी क्राइसिस इन 1980s एंड 1990 हैव ऑन बैंकर इन यूनाइटेड स्टेट। देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो बैंक फेलियर आया था, लिक्विडिटी क्राइसिस आया था 1980 और 1990 में, इसका स्पेसिफिक इंपैक्ट हुआ था यूनाइटेड स्टेट के बैंकर को। अब ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन कर रहा है इंक्रीज देयर कॉन्फिडेंस इन स्टैटिक लिक्विडिटी मैनेजमेंट। मतलब ये ऑप्शन सजेस्ट कर रहा है कि बैंकर ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए ताकि वो फिक्स्ड या अनचेंजिंग अप्रोच को यूज कर सके लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए। दूसरा ऑप्शन कर रहा है कि मेड देम लेस अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ लिक्विडिटी मैनेजमेंट। मतलब ये तो अनलाइकली है, क्योंकि ऐसा क्राइसिस यदि आएगा तो ये क्या हाईलाइट कर रहा है कि लिक्विडिटी मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, ताकि हम फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी को अवॉइड कर सकें। तीसरा कर रहा है कि रेज्ड अवेयरनेस ऑफ द नीड फॉर डायनेमिक मैनेजमेंट ऑफ बैंक लिक्विडिटी। दोस्तों ये सही जवाब है। देखिए, जो भी चैलेंजेस 1980 और 1990 के दौरान जो फेस किया गया, उस दौरान क्या हुआ, बैंकर जो है कंसस हो गए एक्टिवली और एडेप्टिवली लिक्विडिटी को मैनेज करने के इंपॉर्टेंस से। उन्होंने रियलाइज किया कि एक फ्लेक्सिबल और रिस्पॉन्सिव अप्रोच होना चाहिए लिक्विडिटी मैनेजमेंट का, ये बहुत जरूरी है ताकि चैलेंजिंग फाइनेंशियल कंडीशन को नेविगेट कर सकें। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ऑप्शन डी कर रहा है कि रीइंफोर्स द बिलीव दैट लिक्विडिटी मैनेजमेंट इज अननेसेसरी। मतलब ये जो ऑप्शन है ना, ये हमारे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। क्राइसिस ने लिक्विडिटी मैनेजमेंट के सिग्निफिकेंस को अंडरस्कोर किया रादर देन ये अननेसेसरी है। देखिए दोस्तों, सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी। मतलब कि जो हमारा अवेयरनेस बढ़ा कि हमें डायनेमिक मैनेजमेंट चाहिए बैंक के लिक्विडिटी का। क्यों? क्योंकि 1980 और 1990 में जो चैलेंजेस आए, इसमें इस बात पे ध्यान दिया, एम्फसाइज किया कि एक्टिवली एडजस्ट करना, लिक्विडिटी को मैनेज करना बहुत जरूरी है ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। अगला सवाल देखते हैं। व्हाट वेयर द कंसिक्वेंसेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिक्विडिटी इन सर्टेन स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट एंड इंटरबैंक मार्केट। तो सवाल है कि क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ लिक्विडिटी के कॉन्ट्रैक्शन का, राइट, कुछ स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट में और इंटरबैंक मार्केट में। पहला ऑप्शन कह रहा है इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैलेंस शीट कमिटमेंट। मतलब ये सही जवाब है। जब भी किसी मार्केट में लिक्विडिटी कम होता है, श्रिंक करता है, मैं क्या बोल रहा हूं कि जब भी किसी मार्केट में लिक्विडिटी श्रिंक करता है तो ज्यादा चांस होता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो ऑफ बैलेंस शीट कमिटमेंट को रिजॉर्ट करे, राइट। व्हेनेवर लिक्विडिटी श्रिंक देयर हाई चांस दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मे रिजॉर्ट टू ऑफ बैलेंस शीट कमिटमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंगेज होंगे ट्रांजैक्शन में या फाइनेंशियल अरेंजमेंट में जो कि डायरेक्टली उनके बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होगा। यही होता है ऑफ बैलेंस शीट कमिटमेंट, राइट। जिससे क्या होता है, उनका रिस्क और अनसर्टेनिटी बढ़ जाता है। याद रखिएगा, जब भी कोई लिक्विडिटी में कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, तो ज्यादा प्रॉफिट है, ज्यादा चांस होता है। यही सही जवाब है, इंक्रीज प्रोबेबिलिटी ऑफ बैलेंस शीट कमिटमेंट। दूसरा कह रहा है इनहांस फंडिंग लिक्विडिटी फॉर ऑल बैंक। मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन जो होगा लिक्विडिटी का, ये लिक्विडिटी फंडिंग को इंप्रूव करेगा सभी बैंक के लिए। लेकिन दोस्तों, लिक्विडिटी कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्टेक्स्ट में ये लाइकली आउटकम ये है कि फंडिंग को ऑब्टेन करने में बैंक को चैलेंजेस होगी, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि डिक्रीज रिलायंस ऑन सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन। देखिए दोस्तों, लिक्विडिटी का जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, इस कारण से हमारा सेंट्रल बैंक पे डिपेंडेंसी बढ़ जाता है। सेंट्रल बैंक के इंटरवेंशन का बढ़ जाता है, घटता नहीं है, राइट। क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है सपोर्ट सीख करेंगे ताकि लिक्विडिटी शॉर्टेज को एड्रेस कर सके। मतलब वो ज्यादा रिलायबल होंगे सेंट्रल बैंक पे। तो ये कह रहा है डिक्रीज रिलायंस, तो ये तो गलत है। डी कह रहा है इंप्रूव्ड स्टेबिलिटी इन द फाइनेंशियल मार्केट। मतलब कि ये जो लिक्विडिटी का कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसका अपोजिट इफेक्ट होता है, जिससे क्या होता है कि मार्केट इनस्टेबिलिटी बढ़ता है, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चैलेंजेस फेस करते हैं एसेट को खरीदने में और बेचने में। तो ये भी नहीं होगा। सही जवाब क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, इंक्रीज प्रोबेबिलिटी ऑफ बैलेंस शीट कमिटमेंट।
तो सिंपल भाषा में बात करें कि जब भी लिक्विडिटी किसी मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो ज़्यादा चांस रहता है कि बैंक जो है लेस ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल कमिटमेंट को रिजॉर्ट करे ताकि अपने लिक्विडिटी चैलेंज को मैनेज कर सके। अगला सवाल है कि कौन से दो लिक्विडिटी रेशियो हैं जो कि बेसल 3 गाइडलाइन के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे, जिसका एम था कि बैंक का जो लिक्विडिटी रिस्क है उसे एड्रेस कर सके। दोस्तों ये सिंगल चैनल है JVN CIB मेड सिंपल, जहां पे मैं एक यूनिट का सभी क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं, उसमें समझाता हूं एक अच्छे तरीके से, ताकि आप एग्जामिनेशन में यदि इस प्रकार के क्वेश्चन को हैंडल करें तो निश्चित रूप से आपकी टेम्परामेंट क्लियर हो, आपको किस प्रकार से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है ये क्लियर हो। दिस इज अ परफेक्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और हमारे जितना भी कोर्सेज हैं सभी में आपको MCQs वीडियोज मिलेंगे। MCQs वीडियोज बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप MCQs देख सकें और कैसे उसे अटेम्प्ट करना है, क्या कंसेप्ट है, चीजों को रिवाइज कर पाए, ऑल दिस थिंग्स आर इंक्लूडेड। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एंड टियर 1 कैपिटल रेशियो। देखिए दोस्तों ये दोनों इंपॉर्टेंट होता है बैंक के ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ को एसेस करने में, लेकिन ये रेशियो का फोकस होता है कैपिटल एडिक्वेसी पे। दीज आर मोर फोकस्ड ऑन कैपिटल एडिक्वेसी। These are more focused on capital adequacy than addressing liquidity risk। दूसरा कर रहा है liquidity coverage ratio और net stable funding ratio, ये हमारा सही जवाब है। तीसरा कर रहा है return on asset और return on equity। देखिए दोस्तों ये रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी को तो मेजर करता है लेकिन लिक्विडिटी रिस्क को एसेस नहीं करता है। यहाँ पे हमें किसको एसेस करने कहा गया है, लिक्विडिटी रिस्क को, तो ये नहीं होगा। और ऑप्शन डी क्या कर रहा है, ऑप्शन डी कर रहा है डेब्ट टू इक्विटी एंड क्विक रेशियो। इसका क्या मतलब हुआ कि ये रेशियो रिलेवेंट है फाइनेंशियल हेल्थ के लिए और लिक्विडिटी के लिए, लेकिन ये स्पेसिफिक लिक्विडिटी रेशियो नहीं है जो कि बेसल 3 के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। दोस्तों सिंपल भाषा में बात करें कि लिक्विडिटी कवरेज रेशियो और नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, ये रेशियो इंश्योर करता है कि बैंक के पास एनफ लिक्विड एसेट रहे ताकि अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को मीट कर सके, जिसको LCR बोलते हैं। तो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए LCR होता है, राइट, और NSFR होता है, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। ये होता है कि हम स्टेबल फंडिंग सोर्स बना सके लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज के लिए। चलिए अगला सवाल है, व्हाट आर द प्राइमरी पर्पस फॉर विच बैंक रिक्वायर लिक्विडिटी। बैंक को लिक्विडिटी चाहिए, उसका प्राइमरी पर्पस क्या है। टू मीट, पहला ऑप्शन कर रहा है टू इनहांस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एंड मिनिमाइज रिस्क। तो दोस्तों चलिए ऑप्शन बाय चलते हैं, पहले देखते हैं सी ऑप्शन को, टू मीट डिपॉजिट विड्रॉल एंड फंड लोन डिमांड। अच्छा पहला कर रहा है टू इनहांस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एंड मिनिमाइज रिस्क। मतलब क्या हुआ कि बैंक जो है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को तो मैनेज करती है, लेकिन जो प्राइमरी नीड होता है ना लिक्विडिटी का, वो ये होता है हमारा कि जो हमारा डे टू डे ऑपरेशन है, राइट, जो हमारा डे टू डे ऑपरेशन है, ठीक है, उसको हैंडल कर सके और कस्टमर डिमांड को फुलफिल कर सके। ठीक है, हमें पोर्टफोलियो इनहांसिंग का कोई मेन मकसद है नहीं। बी क्या कर रहा है, टू फैसिलिटेट फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन एंड मैनेज इंटरेस्ट रेट रिस्क। देखिए दोस्तों लिक्विडिटी जरूरी है इन सभी एक्टिविटीज के लिए, लेकिन प्राइमरी पर्पस ये है कि हम कस्टमर के नीड को फुलफिल करें, जैसे कि डिपॉजिट विड्रॉल एंड लोन्स। फिर सी क्या कर रहा है, टू मीट डिपॉजिट विड्रॉल एंड फंड लोन डिमांड। ये सही जवाब है। सही जवाब क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। क्यों? क्योंकि दोस्तों लिक्विडिटी बहुत क्रूशियल है बैंक के लिए, ताकि वो ऐसे सिचुएशन को हैंडल कर सके जहां पे डिपॉजिटर विड्रॉ करना चाह रहे हैं पैसे को, या जहां पे लोन का डिमांड हो। तो मतलब हमारे पास यदि एनफ लिक्विडिटी रहेगा ना, इससे क्या होगा कि बैंक इन सभी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर पाएगी बिना किसी डिसरप्शन का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही जवाब है इसका। ऑप्शन नंबर डी में क्या कर रहा है कि टू एक्सपेंड ब्रांच नेटवर्क एंड इंप्रूव कस्टमर सर्विस। मतलब कि लिक्विडिटी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है ऑपरेशन को एक्सपेंड करने में, लेकिन प्राइमरी नीड ये होता है कि हम एवरीडे ट्रांजैक्शन को हैंडल कर सके। ठीक है, तो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, टू मीट डिपॉजिट विड्रॉल एंड फंड लोन डिमांड। लिक्विडिटी इंश्योर करता है कि बैंक स्मूथली हैंडल करे कस्टमर वांटिंग देयर मनी बैक और सीकिंग लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फैक्टर डिटरमाइन अ बैंक लिक्विडिटी नीड। तो जो फैक्टर डिटरमाइन करता है बैंक लिक्विडिटी नीड को डिस्कस करता है। पहला ऑप्शन कर रहा है इकोनॉमिक कंडीशन एंड रेगुलेटरी चैलेंज। क्या मतलब हुआ कि ये सभी फैक्टर जो है ओवरऑल फाइनेंशियल एनवायरनमेंट को तो इन्फ्लुएंस करता ही करता है, लेकिन स्पेसिफिक लिक्विडिटी रिस्क की यदि हम बात करें वो डायरेक्टली टाइड होता है डिपॉजिट के वेरिएशन से, तो ये तो नहीं होगा। फिर बी कर रहा है कि वेरिएबिलिटी ऑफ लोन डिमांड एंड वेरिएबिलिटी ऑफ डिपॉजिट। बिल्कुल सही जवाब है। एक बैंक का जो लिक्विडिटी नीड है ना, वो इस बात पर निर्भर करता है कि कितना पैसा कस्टमर विड्रॉ कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबिलिटी ऑफ डिपॉजिट। वेरिएबिलिटी ऑफ डिपॉजिट मतलब क्या हुआ, कितना पैसा कस्टमर विड्रॉ कर रहे हैं। और दूसरा इस पर निर्भर करता है कि लोग कैसे अप्लाई कर रहे हैं लोन के लिए, जिसको कहते हैं हम लोग वेरिएबिलिटी ऑफ लोन डिमांड। तो इन दोनों फैक्ट पे बैंक का लिक्विडिटी नीड डिपेंड करता है। तो यदि इन दोनों फैक्टर में फ्लक्चुएशन होगा ना, तो वो क्या होगा कि कितना कैश बैंक के पास है अपने हाथ में, उसको डिमांड को मीट करने में इसको अफेक्ट करेगा।
तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन सी क्या कर रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड मार्केट ट्रेंड। देखिए दोस्तों, ये फैक्टर इंपैक्ट कर सकता है बैंकिंग ऑपरेशन को, लेकिन प्राइमरी डिटरमिनेंट नहीं होता है बैंक की लिक्विडिटी नीड का। ऑप्शन डी कर रहा है करेंसी एक्सचेंज रेट एंड इन्फ्लेशन रेट। तो ये सभी फैक्टर इंपॉर्टेंट है बैंक के रिस्क मैनेजमेंट के लिए, लेकिन डायरेक्टली डे टू डे लिक्विडिटी नीड को डिटरमाइन नहीं करता। तो सही जवाब क्या है कि बैंक का जो क्षमता होता है फ्लक्चुएशन को हैंडल करने का, किसी वो कस्टमर विड्रॉल में, लोन रिक्वेस्ट में, ये की रोल प्ले करता है ये डिटरमाइन करने में कि कितना लिक्विड कैश बैंक के पास होना चाहिए। चलिए अगला सवाल है, लिक्विडिटी को कैसे डिफाइन किया गया, हाउ इज लिक्विडिटी डिफाइन। पहला ऑप्शन कर रहा है द एबिलिटी टू जनरेट प्रॉफिट फ्रॉम एसेट। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉफिट को जनरेट करना जरूरी तो है बैंक के लिए, लेकिन लिक्विडिटी स्पेसिफिकली फोकस करता है कि फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को मीट करने का क्या क्षमता है, rather than प्रॉफिट जनरेशन। ठीक है, मतलब अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को हम कितने आसानी से मीट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा एबिलिटी टू एकोमोडेट इंक्रीज इन लायबिलिटी। मतलब क्या हुआ कि ये ऑप्शन एड्रेस कर रहा है हमारे लिक्विडिटी डेफिनेशन के एक हिस्से को। लिक्विडिटी का मतलब ये नहीं होता है कि हम लायबिलिटी के इंक्रीज को हैंडल करें, इसके अंदर हम एसेट के इंक्रीज को भी फंडिंग करते हैं। वही कर रहा है कि एबिलिटी टू एकोमोडेट इंक्रीज इन लायबिलिटी, दिस इज रॉन्ग। डी सी क्या कर रहा है, एबिलिटी टू एकोमोडेट डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड फंडिंग इंक्रीज इन एसेट। मतलब क्या कर रहा है कि लिक्विडिटी का मतलब एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कैपेबिलिटी कि वो एक सिचुएशन को हैंडल करे जहां पे लायबिलिटी घट रहा है। अब लायबिलिटी घट रहा है मतलब क्या हुआ, लायबिलिटी क्या होता है, कस्टमर का विड्रॉल, राइट, कस्टमर विड्रॉल ये हो सकता है। और फंड इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज एसेट मतलब क्या होता है, जैसे लोन इशू करना हुआ, ये एसेट इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो मतलब लिक्विडिटी का मतलब यही होता है कि कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई बैंक जो है वो कितना कैपेबल है ताकि एक ऐसे सिचुएशन को हैंडल करे जहां पे कस्टमर विड्रॉल करने आ गए या लोन इशू कर रहे हैं बिना डिसरप्शन काउज किए। मतलब कि हमारे पास एनफ रेडिली अवेलेबल रिसोर्स हो ताकि फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को मीट कर सके और बिजनेस ऑपरेशन को सपोर्ट कर सके। डी कर रहा है कि एबिलिटी टू रिड्यूस वेरिएबिलिटी ऑफ लोन डिमांड। दोस्तों, प्रॉफिट जनरेट करना इंपॉर्टेंट होता है बैंक के लिए, लेकिन लिक्विडिटी का इसमें क्या कर रहा है कि रिस्क मैनेजमेंट, राइट। ये ऑप्शन किसको डिस्क्राइब कर रहा है, रिस्क मैनेजमेंट को। यहाँ पे की फोकस क्या है, रिस्क मैनेजमेंट, राइट। तो रेदर देन द ब्रॉडर कांसेप्ट ऑफ लिक्विडिटी। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि जो क्षमता होती है डिक्रीज इन लायबिलिटी को एकोमोडेट करने का, एसेट के इंक्रीज को फंड करने का, ये मेन पर्पस है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि हाउ इज एक्यूरेट लिक्विडिटी फॉर बैंक डिफाइन। तो पहला ऑप्शन कर रहा है हैविंग ए लार्जर नंबर ऑफ एसेट। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एसेट होना बहुत जरूरी है, लेकिन फोकस है कि उसको हम कैश में कैसे कन्वर्ट कर सकें, राइट। दूसरा कर रहा है मिनिमाइजिंग लायबिलिटी। मतलब ये हमारे लिक्विडिटी के एसेंस को कैप्चर नहीं करता, लायबिलिटी को मिनिमाइज करने से हमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगा ताकि हम फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को मीट कर सकें। तीसरा ऑप्शन कर रहा है ऑब्टेनिंग सफिशिएंट फंड बाय इंक्रीजिंग एसेट। मतलब ये पार्शियल अंडरस्टैंडिंग है। एडिक्वेट लिक्विडिटी के अंदर हमें एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है कि हम लायबिलिटी को भी मैनेज करें और एसेट को भी मैनेज करें, केवल उनको बढ़ाने से काम नहीं बनेगा। और लास्ट ऑप्शन कर रहा है ऑब्टेनिंग सफिशिएंट फंड आइदर बाय इंक्रीजिंग लायबिलिटी और बाय कन्वर्टिंग एसेट प्रॉम्प्टली एट रीजनेबल कॉस्ट। दोस्तों, ये बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्या बताया जा रहा है कि एडिक्वेट लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, ये सवाल आपसे पूछा गया था। एडिक्वेट लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि बैंक जो है एनफ फंड को सिक्योर कर सके जब उसे रिक्वायरमेंट हो। तो इसको अचीव करने का क्या तरीका है, या तो एडिशनल फंड रेज करे यानी लायबिलिटी बढ़ाए, या क्विकली एसेट को कैश में कन्वर्ट कर दे, और वो भी रीजनेबल कॉस्ट पे। सिंपल भाषा में बात करें मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि जो पैसा हमें चाहिए ऑपरेशन के लिए वो हमें मिल जाए, चाहे वो हम ज्यादा बोरो करके लें या एसेट को बेच कर लें। समझे बात को। तो सिंपल भाषा में बात करें कि सफिशिएंट फंड ऑब्टेन करना या तो लायबिलिटी बढ़ाकर या एसेट को कन्वर्ट कर, ठीक है, रीजनेबल कॉस्ट पे, यही होता है हमारा एडिक्वेट लिक्विडिटी। अगला सवाल है कि लायबिलिटी का क्या प्राइमरी पर्पस है बैंक में। पहला ऑप्शन कर रहा है कि जनरेटिंग प्रॉफिट। देखिए दोस्तों, लायबिलिटी का मेन कंट्रीब्यूशन है कि बैंक का कितना क्षमता है कि वो प्रॉफिट को जनरेट करे, लेकिन प्राइमरी पर्पस जो है ना वो ये है कि हम फंड प्रोवाइड करें अलग अलग फाइनेंशियल नीड के लिए। प्रॉफिट जनरेशन का प्राइमरी पर्पस नहीं है। प्राइमरी देखिए पर्पस तो है लेकिन प्राइमरी पर्पस नहीं है। ऑप्शन बी क्या कर रहा है, कंपेंसेटिंग फॉर बैलेंस शीट फ्लक्चुएशन। देखिए समझिए इसको। देखिए दोस्तों, लायबिलिटी जो होता है ना बैंक के बैलेंस शीट पे, जैसे मान लीजिए लायबिलिटीज क्या क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए डिपॉजिट भी एक तरह का लायबिलिटीज है बैंक के लिए। जैसे मान लीजिए बोरोइंग है, ये भी एक तरह का लायबिलिटीज है बैंक के लिए। तो जो लायबिलिटीज होता है बैंक के बैलेंस शीट में, ये एक तरह का फंड का सोर्स का काम करता है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लायबिलिटीज एक्ट लाइक अ सोर्स ऑफ फंड, राइट। ये फंड के सोर्स की तरह काम करता है जिसको आप यूज करके फ्लक्चुएशन को कॉम्पेंसेट कर सकते हैं, राइट।
जिसको यूज करके आप फ्लक्चुएशन को क्या कर सकते हैं, राइट। तो देखिए डिपॉजिट बोरोइंग बेसिकली ये एक लायबिलिटी का पार्ट है, ये सोर्स ऑफ फंड है जिसको यूज करके आप फ्लक्चुएशन को कॉम्पेंसेट कर सकते हैं एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल सिचुएशन में। साथ ही साथ ये लायबिलिटी जो है फंड प्रोवाइड करता है बैंक के ग्रोथ के लिए और ऑपरेशनल नीड के लिए, समझे। तो सही जवाब क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ऑप्शन सी कर रहा है मिनिमाइजिंग लिक्विडिटी रिस्क। देखिए दोस्तों लायबिलिटीज जो है ना लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करने के रिगार्डिंग होता है रादर देन मिनिमाइज करने का। ये फंड प्रोवाइड करता है जो कि जरूरी होता है डे टू डे ऑपरेशन को हैंडल करने का। और ऑप्शन डी क्या कर रहा है, ये डिस्कस करते हैं। ऑप्शन डी कर रहा है कि फैसिलिटेटिंग फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, मतलब कि लायबिलिटी स्पेसिफिकली डिजाइन नहीं होता है फैसिलिटेटिंग फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, ये होता है कि हम सोर्सेस को फंड करें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को फंड करें। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कॉम्पेंसेटिंग फॉर बैलेंस शीट फ्लक्चुएशन। अगला सवाल है कि लिक्विडिटी का प्राइस को क्या डिटरमाइन करता है। पहला कह रहा है कि गवर्नमेंट रेगुलेशन। देखिए दोस्तों रेगुलेशन जो है फाइनेंशियल इंडस्ट्री को अफेक्ट तो करता है, लेकिन जो डायरेक्ट डिटर्मिनेशन है ना प्राइस ऑफ लिक्विडिटी का, वो इन्फ्लुएंस होता है मार्केट डायनेमिक्स से। बी कह रहा है बैंक प्रॉफिटेबिलिटी। बैंक का जो प्रॉफिटेबिलिटी होता है वो प्राइमरी फैक्टर नहीं होता है जो कि लिक्विडिटी के प्राइस को डिटरमाइन करेगा। कॉस्ट ऑफ लिक्विडिटी अलाइंग होता है मार्केट कंडीशन से। सी क्या कर रहा है, ऑप्शन सी कर रहा है मार्केट कंडीशन एंड परसेप्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड क्रेडिट रिस्क। दोस्तों जो हमारा लिक्विडिटी का प्राइस है या लिक्विडिटी का जो कॉस्ट है वो इन्फ्लुएंस होता है ओवरऑल कंडीशन इन द फाइनेंशियल मार्केट, जैसे कैसे इन्वेस्टर और लैंडर परसीव कर रहे हैं रिस्क को जो कि इंटरेस्ट रेट से एसोसिएटेड है। तो सिंपल भाषा में बात करें मतलब ये होता है कि कैसे मार्केट कंडीशन क्या है, क्या पार्टिसिपेंट सोचते हैं पोटेंशियल रिस्क के बारे में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। फ्रेंड्स ये था हमारा पार्ट 1 सेशन एमसीक्यू का। इस तरह मैं आपको पार्ट 2 पार्ट 3 सेशन लाऊंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये आपको किसी प्रकार के स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। धन्यवाद।